Hello and welcome to the channel The Stormland. My name is Said Farman and I am pursuing my MBBS. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के बारे में। अगर रिजल्ट आपका नीट 22 का खराब आया है तो आपको नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। तो अगर आपका जो आपके मार्क्स है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 10-20 मार्क्स नीचे हैं तो आपको अभी से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए आपकी प्रिपरेशंस। ठीक है, जैसे कि नीट में फेल होना या कम स्कोर आना, दैट मीन्स कि इस साल सिलेक्शन ना होना को भी आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। सपोज किस वे से, सपोज अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक और चांस है, जो सिलेक्ट हो गया अब वो उसको जो भी कॉलेज मिल जाएगा उसको जाना ही जाना है, लेकिन आपके पास एक और चांस है जिसमें आप खुद को प्रूव कर सकते हो। ठीक, सपोज अगर आपका एम अभी तक जो था जीएमसी श्रीनगर था, सपोज नाउ आप अपना एम शिफ्ट कर सकते हो टू एम दिल्ली। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक नेक्स्ट ईयर है जिस एक साल में आप पूरा पढ़ सकते हो, उस एक साल में आप पूरी मेहनत कर सकते हो, पूरा हार्ड वर्क कर सकते हो और आप ये प्रूव कर सकते हो। तो फेलियर को आप एज अ चांस ले सकते हो, एज अ एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी ले सकते हो जिसमें आप खुद को प्रूव कर सकते हो। तो इसी वो एक शायर है जिसके साथ मैं आपका इस वीडियो के बारे में जो होल है वो इसी शायर में मैं कंक्लूड करूंगा कि गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गए जो घुटनों के बल चले। ठीक है, तो आप जो गिरे हैं मैदान जंग में, आप शाहसवार हो, मतलब आप वो स्टूडेंट्स हो जो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरी एडवाइस क्या है, मैं क्या बताना चाहूंगा कि नीट में फेलियर कोई मतलब एक तो नई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 18 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं नीट एग्जाम में। डेफिनेटली आपको पता है 1 लाख सीट्स हैं इंडिया में, तो नहीं 17 लाख को तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक, नाउ आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 1 लाख में अपियर होना है। तो उन 1 लाख में आने के लिए आपके पास नेक्स्ट ईयर है, होल ईयर है, जिसमें आप इतना ज्यादा पढ़ सकते हो, इस वे से पढ़ सकते हो कि आप खुद को प्रूव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर वे, एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए होता है जिससे आप नीट को आसान बना सकते हो अपने लिए। सपोज मैं सिंपली बोलूंगा कि आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी इस ईयर में, वो मिस्टेक सिर्फ आप जानते हैं। ठीक है ना, कोई भी, ना आपका कोई फैमिली मेंबर, ना आपका कोई फ्रेंड, ना आपका कोई टीचर, कोई नहीं बता सकता क्या गलतियां आपने की एक्सेप्ट यू। आपको पता है कि आपने कौन सी गलतियां की। अगर आप उन गलतियों को फिर से रिपीट करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट भी रिपीट होंगे। ठीक, जैसे ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है ना, लेसन ले लो हिस्ट्री से, वरना हिस्ट्री रिपीट करेगी खुद अपने आप को। तो क्या करना है अभी के लिए, सिंपली अपनी मिस्टेक्स को देखना है, अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करके उन मिस्टेक्स पे काम करना है। जब मैंने दिया था नीट तो मुझे अपने टाइम पे पता था क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है, मैंने क्या क्या गलत किया है। ठीक, सपोज आपको पता नहीं था क्या सिलेबस आता है नीट में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अब वो क्वेश्चंस देख लो। मैंने ये इस पे कम प्रैक्टिस की थी, सपोज मैंने बायोलॉजी कम पढ़ी थी, तो नेक्स्ट आप बायोलॉजी पे फोकस करो एंड रेस्ट को कंटिन्यू करो जैसे आप करते थे। ठीक है ना, सिमिलरली आपने फोन का ज्यादा यूज किया था, आपने फोन पे ज्यादा टाइम वेस्ट किया था, तो फोन का टाइम अभी कम कर लो, फिक्स टाइम रख लो। थर्ड, सपोज आपने टाइम टेबल नहीं बनाया था, टाइम टेबल बना लो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है, खुद आपको ढूंढना है कि कहां पर मैंने गलत किया। ओके, तो जैसे ही वो चीजें आपके समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा, जो आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे, नेक्स्ट नीट दोगे, डेफिनेटली आप क्रैक करोगे, क्योंकि जो मिस्टेक्स थी वो आप पहले करेक्ट कर चुके हो, तो उसके बाद डेफिनेटली सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कैसे रिपीट करना है, क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नीट में 2 चीजें चलती है, एक रिविजन है एंड नेक्स्ट वन इज आपका प्रॉपर शेड्यूल। ठीक है ना, आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जिसके थ्रू आप चलते हो, जिसको फॉलो करते हो आप डेली, वीकली एंड मंथली। ये नहीं कि आप डेली रखो कि मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, बस हो गया। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि डेली कितना पढ़ना है। सिमिलरली मुझे एक वीक में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक मंथ में कितना कंप्लीट करना है, इवन कि मुझे पूरा रिवीजन कब कंप्लीट होगा। ओके, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैं आपको एक वीडियो के एंड में आपको और एक पार्ट मिलेगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना जो शेड्यूल है वो फ्रेम करना है। ओके, तो वो डिफरेंट चीजें वो हम कर लेंगे। ओके, सो पहला अभी के लिए जो चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा वो है कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एंड ये जो आपको लग रहा है कि हाँ फेलियर है, ये फेलियर है, लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, इस फेलियर को अपॉर्चुनिटी ले लो एंड अपॉर्चुनिटी लेके इस पे इतना वर्क करो कि आप अगले ईयर में शाइन करते हुए नजर आओ।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइम टेबल फ्रेम करना है, कैसे आपको पूरे रिवीजन के लिए, पूरे दिन, हर वीक के लिए, हर दिन के लिए कैसे आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। ठीक, ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम टेबल अपना फ्रेम करना है और टाइम टेबल में आपके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, और उस टाइम टेबल को आपको कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो पहली चीज़ जो आपके टाइम टेबल में होनी चाहिए, दैट इज कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे पर डे क्या पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट मुझे मुझे पर वीक कितना कंप्लीट करना है, एंड मुझे पर मंथ कितना कंप्लीट करना है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक टाइम टेबल बनाते हो। मेरा मतलब ये है कि आपका रिवीजन कब तक कंप्लीट होगा वो टाइम आपको पहले ही स्पेसिफाई करना है। सपोज अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए पहले रिवीजन के लिए 2 मंथ जो है, 2 मंथ्स आपके लिए अनफ है। ठीक है, 2 मंथ्स आपके लिए एनफ है एक रिवीजन के लिए। एक रिवीजन मीन्स कि आप चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर के एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस करते हो, ऐसे ही आप सब चैप्टर्स के साथ करते हो। ठीक है, तो ये आपका 2 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए, ऑल ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 2 मंथ्स में एक रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप ड्रॉपर हो और आपने लास्ट टाइम ये सब पढ़ा है। ठीक, अगर आप फ्रेशर हो तो आप 3 मंथ ले सकते हो। ठीक है ना, फ्रेशर के लिए हम रख सकते हैं कि 3 मंथ में उसका एक रिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक, तो अब क्या होता है कि अगर हम बोलेंगे कि हाँ मेरा मैं 3 मंथ में अपना रिवीजन कंप्लीट करूंगा और कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कोई स्केड्यूल नहीं होगा, तो ऐसा करना बहुत ही टफ है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे कब कब कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मुझे किस दिन कितने चैप्टर कंप्लीट करने थे। अब तो एक दिन 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे, एक दिन कुछ नहीं पढ़ोगे, अगले दिन कुछ काम आ गया आपने छोड़ दिया। तो ऐसे चलते चलते क्या होता है, जब एग्जाम को 10 दिन रह गए होते हैं तब हमारा पहला रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक, तो वो सबसे गलत स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी आपको क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रिविजन आपको बढ़ाना है। व्हाट, नंबर ऑफ रिविजन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन होंगे उतना ज्यादा स्कोर होगा विथ एवरी रिविजन। अगर आपका बेसिक स्कोर जो आपका आता है वो 500 है, तो एवरी रिविजन के साथ साथ आपके 30 मार्क्स बढ़ेंगे। जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये सब करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें ये सब करने के लिए देखो एक शेड्यूल बनाना होता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि डेली हमें क्या पढ़ना है। ठीक, कि हम डेली हर हर दिन हम कितना पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये कि हर दिन अगर हमने पढ़ा नाउ, हर वीक में कितना हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सिमिलरली हर वीक में अगर हमने कंप्लीट किया तो एक रिवीजन कब तक कंप्लीट होगा। ठीक है, ये चीज़ें भी हमें उसमें रखनी पड़ती है। ओके, नाउ सपोज मैं आपको ये बोलता हूँ कि कैसे करेंगे, ये सब कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बोलो फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, तो हम रखते हैं वाइट वाला। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट्स ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स। 30 चैप्टर्स हमारे टोटल फिजिक्स में है। ये वाला कॉलम हम फिजिक्स के लिए रखते हैं, PHY। ओके, दिस वन फॉर केमिस्ट्री एंड दिस वन फॉर बायो। अगर केमिस्ट्री में देखेंगे कितने चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट 31 और 32 इसके आसपास है, एंड बायो में सिमिलरली 32 है। ठीक है, तो इतने चैप्टर्स नॉर्मली हमें प्रेजेंट हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 90 चैप्टर्स के आसपास है। ओके, सो अब हम इसको कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये 30 चैप्टर्स है, तो अगर आप इसको करने के लिए 2 मंथ का टाइम लेते हो, आपको आपने बोला मुझे 2 मंथ चाहिए करने के लिए, अगर आप ड्रॉपर हो, सपोज अगर फ्रेश हो तो 3 मंथ। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। मतलब आपको 30 चैप्टर करने हैं 60 डेज में। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि एक चैप्टर को आपके पास 2 दिन है, तो एक चैप्टर को एक तो सॉल्व करने के लिए और उसको पढ़ने के लिए आपके पास 2 दिन मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे काम करोगे, इसको मैं यहाँ पे इरेज करूंगा। आप ऐसे काम करोगे, आप अब ऐसे आप इसको ऐसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पे। सपोज कल डेट है 14 हमने स्टार्ट किया 14/10 को। यहाँ पे आप लिखोगे मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर करना है। कौन सा वाला चैप्टर, उसका नाम लिखोगे, सपोज काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आपने रखा इस दिन मुझे काइनेमेटिक्स करना है, तो किस किस दिन है ये, 14 एंड 15 को। 14 एंड 15 को आपको क्या होगा, आप काइनेमेटिक्स को सॉल्व करोगे, काइनेमेटिक्स के चैप्टर पढ़ोगे, उसके फॉर्मूला देखोगे और उसके मिनिमम क्वेश्चन 50 करोगे। ठीक, सिमिलरली
केमिस्ट्री का भी सेम है, तो केमिस्ट्री के लिए भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे हम ऐसे लाइन डालेंगे। हाँ, मुझे 14 और 15 को क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में। सपोज हम मानते हैं मुझे आगे मैंने रखा चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, एंड सिमिलरली यही चीज हम करेंगे बायो के लिए भी। बायो के लिए यही सब पैटर्न सेम है। बायो के लिए सिमिलरली हम करेंगे, हम सपोज रखेंगे बायो के लिए चैप्टर मुझे आ गया जेनेटिक्स। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ पहले जेनेटिक्स आपको स्टार्ट करना है, आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मुझे करना होगा तो मैं एक दिन रखूंगा 11th का चैप्टर, एक दिन 12th का चैप्टर, ताकि दोनों पैरेलली चले। तो उससे क्या फायदा होता है कि आपको ये लगता है कि हाँ मेरा दोनों चल रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अदरवाइज आपको हमेशा लगता है कि हाँ अभी 12th सारा ऐसे ही है या अभी 11th सारा ऐसे ही है, अगर हम एक पोर्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट लाइन ऐसे डालोगे। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नाउ 16 एंड 17। ठीक, आपने 14 से स्टार्ट किया, मतलब 14 अक्टूबर से स्टार्ट किया, 14 नवंबर एंड 14 दिसंबर। 14 दिसंबर तक यहाँ पे लिख के होगा सारा, 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर तक आपका सारा बना के होगा। तो उसमें क्या लिखा होगा कि आपको हर दिन क्या पढ़ना है। ठीक है, या एवरी 2 डेज आपको क्या सॉल्व करना है, क्या पढ़ना है। ठीक, जब तक आपका पहला रिवीजन कंप्लीट होता है। तो पहला रिवीजन आपका कंप्लीट होगा कब, 14 दिसंबर को। ठीक है, आराम से सुनना है। मे भी आपको लगे कि ये क्या बकवास है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता इसके बगैर कि आपके लिए कोई ऐसी वे है जो ईजी है इसके बगैर खुद को इंप्रूव करने की। ठीक, तो 14 दिसंबर के बाद आप फिर से यही रिपीट करोगे, लेकिन आप टाइम कम करोगे। 14 दिसंबर के बाद आप क्या करोगे, यू विल डू इट। अगर आपने अभी 2 मंथ लिए थे, ठीक है, आप तो करोगे 1 मंथ, 1 मंथ एंड 10 डेज, 40 डेज करोगे। सिमिलरली अगर आपने लिए थे, अगर आपने अभी 3 मंथ लिए थे तो आप उसको 2 मंथ करोगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपका दूसरा रिवीजन कंप्लीट होगा, 1 मंथ के बाद दूसरा रिवीजन कंप्लीट होगा, तो तीसरे रिवीजन में आप वो भी टाइम काम करोगे, आप उसको 25 डेज करोगे, 2 मंथ वाले। एंड जो 3 मंथ वाले थे वो उसको करेंगे 140 डेज। ओके, एंड सिमिलरली ऐसे ऐसे करते करते आप लास्ट पे आपका रिवीजन पहुंचेगा, वो होगा 15 डेज का। ओके, 15 और 10 डेज, 15 और 10 डेज के बीच में आपका रिवीजन रहेगा। रिवीजन मतलब आप सारे चैप्टर पढ़ते हो, सबके क्वेश्चंस करते हो। ठीक है, जैसे आप टाइम कम करोगे तो डेफिनेटली बात है, इसमें क्या करना है आपको, फिजिक्स तो आपको दूसरी बार नहीं पढ़नी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फिजिक्स का टेक्स्ट बार बार पढ़ो। अगर आपने एक बार टेक्स्ट पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, तो आई थिंक एनफ है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन आपकी थियरी मतलब प्रैक्टिकल आएंगे, थियरी से नहीं आएंगे। ओके, एंड सिमिलरली बायो में आपको हर बार पढ़ना है। अगर आप आगे आगे टाइम कम करते हो तो आप बायो की रीडिंग करो, क्वेश्चंस कम कम करो। आप क्वेश्चंस पहले 50 करते थे, अब आप 40 करो। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट रिवीजन में 30 करो, क्योंकि बायो में इंपॉर्टेंट है आपकी थियरी। ओके, सो ये करते करते आपके 2 4 5 6 रिवीजन हो जाएंगे, और जितने ज्यादा रिवीजन होंगे उतना आपका फायदा है। तो नाउ मैं आते मेन पॉइंट पे कि पढ़ना क्या है। हमने ये तो देखा कि पढ़ना कैसे है, लेकिन अब पढ़ना क्या है। देखो, फिजिक्स में हम क्या करेंगे, फिजिक्स में डेफिनेटली हम जो एनसीईआरटी है, टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट लिखूंगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक को हम 2 to 3 टाइम्स पढ़ेंगे टोटल, बस। ठीक है, एंड हम पर चैप्टर मिनिमम करेंगे 200 क्वेश्चंस, जो कि डिफरेंट होंगे, डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड वैरायटी। वैरायटी इंपॉर्टेंट है। वैरायटी मतलब ये है कि एक कंसेप्ट पे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, एटलीस्ट 3 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको एक कंसेप्ट पे करने हैं। ये कैसे होता है, जैसे आप सपोज पहली बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको सॉल्व करने की, अगर आप पहले में हो, ठीक है, अगर आप अगर आप पहले मतलब पहला रिवीजन है आपका, या आपका पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, तो पहली बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको करने के लिए वो है 34 ईयर्स। ठीक है ना, अभी तो वो 35 ईयर बन गई होगी, नेक्स्ट ईयर का भी आएगा पेपर। फर्स्ट बुक इज 35 ईयर्स, जो आप फिजिक्स के लिए सॉल्व करोगे। 35 ईयर जैसे आप सॉल्व करोगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे जाओगे, जब 35 ईयर कंप्लीट करोगे, सपोज पहले रिवीजन में आपने 35 ईयर कंप्लीट किया, नेक्स्ट रीजन में आप जा सकते हो, डीसी पांडे या IC वर्मा है, या कोई भी एररलेस है, एक्सेट्रा, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। ठीक, तो फिजिक्स के लिए सिंपल है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना टाइम मैनेजमेंट होगा, और उसी हिसाब से आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा, फिजिक्स में उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री पे।
तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपकी टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलरली जो आपका एक तो आपकी टेक्स्ट बुक एंड जो आपकी क्वेश्चंस हैं दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक, लेकिन यहाँ पे दोनों बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट है, बोथ की इंपॉर्टेंस इक्वली है। उसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको हर बार जब भी आप रिवाइज करोगे आपको टेक्स्ट भी पढ़नी है फिर से और क्वेश्चन भी फिर से करने हैं। सेम क्वेश्चन नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन करो ज़्यादा बेटर है, लेकिन सेम क्वेश्चन भी कर सकते हो। कि आई मीन बाय सेम क्वेश्चन मैं ये समझता हूँ कि इसमें वैरायटी नहीं होते क्वेश्चन पे, उतने वैरायटी नहीं होते, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपको कोई कंसेप्ट है तो कंसेप्ट पे सेम क्वेश्चन बनेंगे, तो आप किसी भी बुक से करोगे वो सेम ही होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा वेरिएशन नहीं बनती। लेकिन इसमें भी बेटर है आप पहले 35 ईयर करो, 35 ईयर के बाद आप दूसरे पे जाओ। सपोज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आती है रियाद की एक, सिमिलरली इसकी आती है एक आई डोंट रिमेंबर नेम, एन से आती है कुछ, वो भी आप कर सकते हो, समथिंग एन से है, वो भी आप उसके लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक। लेकिन इसमें क्वेश्चन और टेक्स्ट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के लिए आप टेक्स्ट नोट्स बना सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आप नोट्स बनाते हो 1-2 पेज के, उसकी टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए आपको टेक्स्ट भी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे बायोलॉजी का लिखता हूँ, ये आपको पता है अब, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी का लिखते हैं इरेज करके। देखो, अब बायोलॉजी का क्या करना है आपको, बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टेक्स्ट बुक। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी करते हो लेकिन टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी करने हैं, मैं नहीं बोला क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो आपका रहेगा, फोकस आपका टेक्स्ट पे रहेगा, ठीक है। फोकस टेक्स्ट पे रहेगा और हर बार जब भी आप आओगे आप रिवाइज करोगे टेक्स्ट को, चाहे आपको समझ में आ जाए कोई चीज़ ना आ जाए, लेकिन रिवाइज करना है ताकि वो आपको याद हो जाए, ठीक है। याद होने के बाद आपका क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व होता है तो आपसे नहीं पूछा जाता कि आपने कैसे सॉल्व किया, जस्ट मैटर करता है कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। कुछ चीज़ें आपको बायो में समझ में नहीं आ जाएंगी, नहीं आती है समझ, लेकिन याद रखो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, सो बायो में आपकी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है और कंटिन्यूसली इसको रिवाइज करना है, 30-40 टाइम्स मिनिमम आपको रिवाइज करना पड़ेगा बायो की टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आप इंप्रूवमेंट देखोगे विद इन अ मंथ और अ 2, ठीक है। 1 या 2 मंथ में आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया हो रहा है, कुछ अचीव हो रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मेरे कुछ कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है और आप इससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखोगे। तो आज की वीडियो में इतना रख देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, आप किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी जिन्होंने नीट दिया था उनके लिए अभी फॉर्म भी खुले हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आई थिंक उसके लिए वीडियो बनानी है। अभी उसके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी एक वीडियो होनी चाहिए तो मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको वीडियो लगा कि आपको इससे कोई फ़ायदा मिला है, आपको इससे कोई मोटिवेशन मिली है, तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, सिमिलरली लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट हो जिसके रिलेटेड भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हो वीडियो में, या आप कोई भी चीज़ बोलना चाहते हो, डेफिनेटली आप लिखें और हम आपकी हर कमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं और वो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।